नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में मैरिज से संबंधित बात करूंगा। और जो ये मैरिज की जो प्रिडिक्शन की टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से होगी। बहुत सारी मैरिज से संबंधित पहले भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से या भृगु नाड़ी से, न्यूमरोलॉजी से वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। परंतु आज जो मैं आपसे मैरिज वाले चैप्टर में एक जो मेरी टेक्निक है नक्षत्र की, उसको भरपूर लगाते हुए आपको समझाने की कोशिश करूं। दोस्तों, अगर किसी की भी शादी के लिए, विशेष रूप से लड़की की शादी के लिए, जो सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी की या सप्तम भाव या द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रह की महादशा का चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लड़की की मैरिज की डेट प्रोडिक्शन करनी है, लड़के की डेट में कई बार 12th हाउस से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड हाउस हो जाता है, यानी 7th हाउस और सेकंड हाउस की अगर महादशा से कोरिलेट हो तो वहां पर भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। या मैंने अपने चार्ट एनालिसिस में दौरान उन घरों को एक्टिवेट होते हुए देखा। लेकिन इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर मान लीजिए राहु की महादशा चल रही, अगर राहु की महादशा चल रही है, अगर राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो सप्त किसी भी राशि में बैठा हुआ, तो वो सप्तम भाव को राहु एक्टिवेट तो करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर राहु की महादशा चल रही है तो राहु के तीन नक्षत्र, राहु के तीन नक्षत्रों में आद्रा आ जाएगा, स्वाति आ जाएगा, शतभिषा आ जाएगा। तो राहु के जो पीरियड चल रहा होगा उसमें शतभिषा, स्वाति और आद्रा जो उसके जन्म नक्षत्र के हिसाब से त्रिकोण में चलेगा, उस महादशा में एक टोटल उसको हिस्सों में डिवाइड करके वो एक्टिवेट होने का भी पीरियड होगा। लेकिन वो डिटेल में अभी हम बात नहीं करें। लेकिन आप देखिएगा कि राहु की जब महादशा चल रही है, राहु जहाँ बैठा है, या राहु को स्वामी होता है कुंभ राशि का या एक्वेरियस साइन का, वहां के रिजल्ट नहीं देता। राहु वहां के भी रिजल्ट देगा जहां पर राहु का नक्षत्र पड़ता है। यानी 3 नंबर जेमिनी साइन किसी भी हाउस में बैठा हो, 7 नंबर यानी लिब्रा साइन किसी भी राशि में बैठा हो, या जो एक्वेरियस है कुंभ, क्योंकि जो राहु के नक्षत्र है इन तीनों साइंस में आते हैं। या आप कह लीजिए किसी की गुरु की महादशा चल रही है, तो गुरु की महादशा, गुरु के वो तीन नक्षत्रों का स्वामित्व मिला हुआ है, उनका लॉर्ड है। अगर वो करेंगे तो वो गुरु का जो पहला नक्षत्र आता है, पुनर्वसु आता है, विशाखा आता है, या पूर्वा भाद्रपद आता है, तो वो जो वो नक्षत्र जिन जिन साइन में पड़ेंगे वहां पर भी वो उसको एक्टिवेट करेंगे। लेकिन वो एक्टिवेट करने के लिए वहां से किसी ग्रह का गोचर होना चाहिए, तभी वो जाके एक्टिवेट कर सकते हैं उन भाव को। तो ये एक एग्जांपल के द्वारा मैंने नवंबर में एक मैरिज की प्रिडिक्शन दी थी, और इस लॉट में होके, और वहां पर 3 प्रिडिक्शन दी थी। लेकिन जब ये फर्स्ट हाफ में जो फर्स्ट प्रिडिक्शन का लॉट ही था, तो उस लड़की की शादी उसी टाइम पीरियड पे हुई, और उस एग्जाम्पल को मैं आपका इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए दोस्तों, शेयर करते हैं उस चार्ट को। जैसा कि आप इस चार्ट को देख पा रहे हैं कि ये चार्ट जो है मेष राशि का है, और मेष राशि के चार्ट में जो राहु जो है वो सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है। और सप्तम भाव में बैठने से यहाँ पे क्लियर हो गया है कि राहु की महादशा में तो जातिका का सप्तम भाव एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर जो आप चीज नहीं देख पा रहे हैं वो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहु जो है वो चित्रा नक्षत्र में बैठा है, और मंगल जो है वो स्वाति नक्षत्र में बैठा है। यानी राहु और मंगल के बीच में नक्षत्र परिवर्तन भी है। तो ये डबल वे में कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो मैरिज का पीरियड, जैसे मैंने लिखा है कि राहु की महादशा चल रही थी, और इसमें बुध का ही अंतर था, और बुध का प्रत्यंतर, और राहु का ही, जब आगे अगर हम उस पे चारों के अगर सूक्ष्म तक जाएंगे, वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो आप राहु की महादशा ले लीजिए, और बुध का ही अंतर और बुध का ही प्रत्यंतर ले लीजिए। तो इन चीजों को हमें देखना है, और कैसे ये उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर राहु की अगर हम महादशा ले रहे हैं, तो राहु तो खुद यहाँ पर सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ये इस हाउस को तो एक्टिवेट कर ही रहा है क्योंकि यहाँ बैठा हुआ है। उसके ऊपर राहु के जो 3 नक्षत्र हैं, यहाँ पर 3 नंबर राशि में, और 7 नंबर राशि में, और 11 नंबर राशि में भी पड़ेंगे। तो इसका मतलब 3, 7, 11 का भी
एक्टिवेशन होता है। कुछ लोग जब लड़की की शादी में जब घर का परिवर्तन होता है, घर छोड़ के जाते हैं, तो उसको बोलते हैं चौथा हाउस उसका घर है, और जब उसको घर छोड़ के जाना है तो उसका चौथे हाउस का 12th हाउस यानी थर्ड हाउस एक्टिवेट होना चाहिए। तो ये भी टेक्निक लगती है। इसके अलावा जो बुध है, जो बुध यहाँ पर जो अपनी उच्च की राशि में है, और वो शुक्र जो कि 12th हाउस का लॉर्ड है, तो यानी शुक्र का यहाँ पर नीच भंग हो रहा है। और जब बुध की जब अंतर चला तो बुध, जैसा कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं कि कोई भी ग्रह अगर किसी के साथ बैठा है तो उस साथ बैठे हुए ग्रह का रिजल्ट पहले देगा। तो उसने 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर दिया। और 12th हाउस का क्योंकि लॉर्ड जो सॉरी यहाँ पे जो उच्च का स्थान है, लेकिन ये जो शुक्र और बुध जो है यहाँ पर देख रहे हैं, जो 12th हाउस का लॉर्ड है, ये माफ कीजिएगा कि मैंने यहाँ पर बोल दिया कि स्वामी ये है, तो लेकिन ये 12th हाउस का लॉर्ड तो जुपिटर है जो कि मार्स के साइन में बैठा है। लेकिन यहाँ पे बुध और शुक्र जो इस छठे घर से बैठ के जो सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, और नीच भंग भी हो रहा है, और सप्तम भाव जो शुक्र है वो सप्तम भाव का स्वामी, तो सप्तम भाव को भी वो प्रोमिनेंटली एक्टिवेट कर रहा है, और बुध और शुक्र की दोनों की दृष्टि 12th हाउस पे जा रही है। तो इसका मतलब 7th और 12th हाउस एक्टिवेट हो गए। और 3 7 11 में जो कि लड़की की शादी को घर अपना छोड़ के जाना है शादी के बाद, तो उसमें थर्ड हाउस का भी एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो यही एक टेक्निक लगाई थी कि जब ये लड़की की महादशा चल रही थी राहु में, ये बुध की महादशा चल रही थी, तो इसमें 3 पीरियड का ये जो कंटिन्यूएशन बोला गया था, तो उसमें से ये यहाँ पे डेट लिखी हुई 31/10/2023 से 3/11/2024 के बीच में शादी होने की संभावना है। और इसमें से जो शादी है लड़की की, वो 13/1/2024 से लेके 2/2/2024 के बीच में शादी हो गई। तो ये एक प्रिडिक्शन था, क्योंकि ये एक जब मेरे जैसे जैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं, तो वहां पे जो मुझे नंबर अपील करता है 7474, यानी आप ये देखिएगा 7 जो केतु का नंबर है, 4 नंबर जो राहु का है, तो इस तरीके से मैं कभी चार्ट पे मुझे इंट्यूशन होती है, तो यहाँ 7 और 4 का बहुत भरपूर कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इस चीज को मैं कई बार अपने इंट्यूशन के हिसाब से यूट्यूब पे लोगों के लिए डालता हूँ, ताकि वो इस चीज को आगे इस चीज से फायदा उठा सके। अब यहाँ पर एक चीज ये आती है कि भाई ये मैंने आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कभी भी प्रिडिक्शन जो है वो चार्ट में दिखनी चाहिए, राशि चार्ट में दिखनी चाहिए। राशि चार्ट में आपको वो दिखी, और राशि चार्ट में दिखने के बाद उस इवेंट को कंफर्म करना चाहिए उसके नवांश चार्ट। अगर आप यहाँ देखोगे तो नवांश चार्ट में भी 3 7 11 को जो एक्टिवेट करने के लिए, जब मैंने बोला यहाँ से मरकरी की वजह से वीनस एक्टिवेट हुआ, वो जो कि कुंभ राशि का जो कॉल लॉर्ड है वो राहु ही बनता है। और राहु जो है यहाँ चला गया है इसमें थर्ड हाउस में, जहाँ पे शुक्र की राशि है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं शुक्र और राहु के बीच में भी एक्सचेंज है। और अभी मैंने बताया था कि 3 7 11 जो राशियां हैं उनका जो रिजल्ट है, क्योंकि राहु वहां पे उस नक्षत्र में उस पर्टिकुलर डिग्री में बैठा होगा, तो उन चीजों को भी एक्टिवेट करेगा। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि राशि चार्ट में और नवांश चार्ट में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, या आप कह लीजिए जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन इस चीज को वेरीफाई करेंगे, वो चीज आपको रिजल्ट में कन्वर्ट होती है। अब अगर राशि चार्ट से अगर स्कोप दिख रहा है, नवांश उसको एंडोर्स कर रहा है, तो ट्रांजिट का पीरियड भी उसको रिजल्ट को देना चाहिए। तो राहु की महादशा में जब राहु 12th हाउस में गया, तो राहु ने इस हाउस को भी एक्टिवेट कर दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब इस चार्ट में जो शादी के लिए, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो रिचुअल्स को एक्टिवेट करता है। तो राहु जो 12th हाउस में गया है, तो 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो तो जुपिटर है, जो मार्स के साइन में है, जो यहाँ बैठा है। दोनों के बीच में मार्स और राहु के बीच में स्वाति और चित्रा नक्षत्र का एक्सचेंज होने की वजह से, और बुध जो ट्रांजिट का है मार्स के साथ 9th हाउस में बैठा, तो ये बहुत एक सहयोग की बात बनती है कि आप आगे चल के जितनी लेयर्स पे जितने ज्यादा आप चार्ट में
पॉसिबिलिटी निकालोगे, कोई भी प्रिडिक्शन देते टाइम, जब तक आपको इवेंट कम से कम 3 डिफरेंट एंगल से ना दिख जाए, राशि चार्ट में, नवांश चार्ट में और गोचर में, तब तक आप मत बोलिए ये मेरी अपनी खुद की प्रिडिक्शन या मेरी एक आप कह सकते हैं जब मैं लर्न कर रहा था बहुत सारी मेरी प्रिडिक्शंस भी जो डेट्स को नहीं मैच की हैं। और खासकर शादी के लिए, नौकरी की जब मैंने किसी को प्रिडिक्शन दी है उसमें नौकरी वाले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा कि मेरी जो प्रिडिक्शन है वो ठीक निकलती है, क्योंकि केतु बीइंग इन 10th हाउस, तो केतु जहाँ होता है जो एस्ट्रोलॉजर का, वहां की प्रिडिक्शन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट निकलती है, या मतलब उसकी तकरीबन ज्यादा करेक्ट होने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि वो बुध की राशि में है, मेरे चार्ट में केतु बुध की राशि में है और बुध सप्तम भाव का है, तो ये मेरी जो इंट्यूशन है, जब मैंने इस तरीके से प्रिडिक्शन करना शुरू किया, तो जो जॉब के साथ साथ मैरिज की प्रिडिक्शन भी तकरीबन ठीक निकली है। लेकिन अभी क्या समस्या आती है, कई एक तो ऐसे जातक है जिनको मैंने, चाहे मेरे स्टूडेंट है जब वो पढ़ रहे थे उनको प्रिडिक्शन दी है, क्या होता है कि चार्ट में हमें ये पता है कि चार्ट में जो लिखा है इवेंट वो होंगे, यानी वो डेस्टिनी को इंडिकेट करता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारा फ्री विल को भी इंडिकेट करती है। चार्ट के साथ हमें जो जो चीजें अपने ग्रहों को एक्टिवेट करने के लिए या अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करनी के लिए फ्री विल की भी जरूरत पड़ती है। तो एस्ट्रोलॉजी खाली डेस्टिनी नहीं है या एस्ट्रोलॉजी खाली फ्री विल नहीं है। जिसकी जैसी सोच है वो ये बोल सकता है कि भाई सब कुछ फ्री विल है या सब कुछ डेस्टिनी है। लेकिन मैंने जो अपना अनुभव है, जो चार्ट में मैं सीख रहा हूँ या प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 60% आपको आप कह सकते हैं कि डेस्टिनी है और 40% आपका फ्री विल है। तो जो 40% कई बार इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि जातकों को लगता है कि भाई मैंने जो किया उससे मैंने दुनिया बदल दी। लेकिन फिर भी वो दुनिया बदलने का जो स्कोप है वो चार्ट में दिखता है। इसी करके बहुत सारे लोग, जो मैं अभी कुछ सीरीज और बनाऊंगा, जो कुछ वीडियोस बाकी और उस पे चल रहे हैं, लेकिन मेरे चार्ट पे ना मैं ये कह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर धर्म विशेष के लोग जुड़े, मेरे से वो जुड़े, मेरे चैनल से वो जुड़े जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, क्योंकि बगैर ईश्वर शक्ति के दुनिया नहीं चलती है। और जो ईश्वर की शक्तियों में विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि हम प्रार्थना करके या भगवान का अनुसरण करके या भगवान का नाम का जप करके आगे बढ़ सकते हैं, वो इस चैनल से अवश्य जुड़े और इसको ग्रो करने में मदद करें। जो जो भाई लोग या बहन जो इस चैनल को ग्रो करने में मदद करना चाहते हैं, उनका मैं सबका एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम।